Students, hope you will be fine. Today, the topic for our discussion is process queue. We have discussed about the process state and the process control block. Students, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को रन कराने के लिए, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत सारी क्यू को मेंटेन्स करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी प्रोसेस स्टेट्स होती हैं, प्रोसेस जो स्टेट है वो ये बताती है कि करंटली जो प्रोसेस है वो इस समय उसका क्या स्टेटस है, वो क्या वर्क परफॉर्म कर रही है। इस प्रोसेस को रेडी, इट इज़ इन द रेडी स्टेट, इट इज़ इन द रनिंग स्टेट, इट विल गेट सस्पेंडेड इन द वेटिंग स्टेट, और वर्क फिनिश हो गया है तो वो एक टर्मिनेशन स्टेट में आती है। स्टूडेंट्स, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस वेरियस टाइप ऑफ क्यू फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस स्टेट। जितनी भी स्टेट्स होती हैं उन सबको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू को मेंटेन करता है, जिनको कि डिफरेंट नेम दिया गया है। स्टूडेंट्स, द पीसीबी दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक related to the process is also stored in the queue of the same state. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में कोई प्रोसेस P1 है और वो रनिंग स्टेट में है, तो उस प्रोसेस के रिगार्डिंग जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, जिसमें कि प्रोसेस की आईडी होती है, प्रोसेस की स्टेट होती है, उस प्रोसेस को कितनी फाइल्स उसने ओपन की हुई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट्स, if the process is moved from one state to another state, then its PCB is also unlinked from the corresponding queue and added to the other state queue in which the transition is made. देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाती है तो जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, सबसे पहले उसको रेडी स्टेट से अनलिंक किया जाएगा और उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को लिंक किया जाता है दोबारा रनिंग स्टेट से। मींस अगर प्रोसेस की स्टेट चेंज हो रही है तो आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी जो होता है वो भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करता है। स्टूडेंट, प्रोसेस स्टेट शोज द करंट स्टेटस ऑफ ए प्रोसेस ड्यूरिंग ए रनिंग प्रोसेस। जब हमारी रनिंग प्रोसेस चल रही होती है तो प्रोसेस स्टेट जो होती है वो ये बताती है कि करंट स्टेटस क्या है किसी भी प्रोसेस का। जैसे कि आपको ये डायग्राम बनाया गया है, इसमें हमारे पास में जॉब क्यू है, हमारे पास में रेडी क्यू है, हमारे पास में सीपीयू है और यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया। सबसे पहले जॉब क्रिएट होगी, प्रोसेस क्रिएट होगी, उसकी स्टेट चेंज होगी, डेट इज़ रेडी क्यू, उसके बाद में वो रनिंग स्टेट में आती है और वर्क कंप्लीट होने के बाद में उसका क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है। रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट के बीच में प्रोसेस आपकी वेटिंग स्टेट में जाती है या फिर सस्पेंशन स्टेट में जाती है। जैसे ही रिक्वायरमेंट फिलफिल होती है दोबारा वो रेडी स्टेट में आ जाती है और फिर वो उसका रनिंग स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कौन कौन सी क्यू एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है किसी भी प्रोसेस स्टेट को शो करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें मेरे पास में आती है जॉब क्यू। देखिए, जो भी हमारा डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। अब सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा है उसको शेड्यूल किया जाता है, जिसको हम जॉब शेड्यूलर की हेल्प से वो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेकर आया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, तो सबसे पहली जो हमारी क्यू होती है वो कौन सी होती है, जॉब क्यू होती है। इन स्टार्टिंग ऑल द प्रोसेसेस गेट स्टोर्ड इन द जॉब क्यू। स्टार्टिंग में जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सबको जॉब क्यू में स्टोर किया जाता है। इट इज़ मेंटेन्ड इन द जॉब क्यू इन द सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, बेसिकली जितनी भी जॉब क्यू होती है उसको सेकेंडरी मेमोरी में ही इम्प्लीमेंट किया जाता है और यहाँ से जो मैंने आपको शेड्यूलर बताए थे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो इस सेकेंडरी मेमोरी से मीन्स जॉब क्यू से जॉब को पिक करता है और उसको प्राइमरी मेमोरी में लेके आता है। इट मीन्स वी कैन से दैट all of the jobs are maintained in the job queue in the secondary memory, from where the long term scheduler picks a job and put them in the
प्राइमरी मेमोरी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई जॉब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आती है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। मींस पहले वो जॉब क्यू में थी, अब वो रेडी स्टेट में आ गई, तो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो रेडी स्टेट में होती हैं, तो उनके लिए रेडी क्यू मेंटेन की जाती है। रेडी क्यू इज़ मेंटेन्ड इन द प्राइमरी मेमोरी। रेडी क्यू प्राइमरी मेमोरी में मेंटेन की जाती है। अब यहाँ पर द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक्स द जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू। जो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो रेडी क्यू में से जॉब को पिक करता है और डिस्पैच करता है सीपीयू के लिए, जिससे कि उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का जो बेसिक वर्क है वो ये है कि सेकेंडरी मेमोरी से जॉब को पिक करना, जॉब क्यू में से जॉब को पिक करना, सिलेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, उसको प्राइमरी मेमोरी में लेके आना। अब प्राइमरी मेमोरी में जब कोई प्रोसेस आती है तो वो रेडी स्टेट में होती है। यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस को रेडी स्टेट में मेंटेन किया जाता है और यहाँ पर भी किसी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू, जैसा कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की हेल्प से रेडी क्यू में से प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू को डिस्पैच किया जाता है। मींस सीपीयू का टाइम रेडी क्यू में किसी भी प्रोसेस को दिया जा सकता है। मींस यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मींस जो रेडी क्यू में से प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, यहाँ पे स्टेट चेंज हो जाएगी, वो प्रोसेस रेडी क्यू में से रनिंग स्टेट में आ जाती है। नाउ जो थर्ड क्यू मेंटेन करता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, वो होता है हमारा वेटिंग क्यू। देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी प्रोसेस को किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत है। जब तक वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, जैसे कि 2 नंबर यूज़र को इनपुट करने हैं और यूज़र अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर जॉब का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। मींस यहाँ पर जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जॉब क्यू मेंटेन होती है, फिर रेडी क्यू मेंटेन होती है। रेडी क्यू मेंटेन होने के बाद में रनिंग स्टेट आती है, उसके बाद में हमारे पास में वेटिंग क्यू आती है। अगर किसी प्रोसेस का सस्पेंशन होता है या फिर किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो वेटिंग क्यू है उसमें भी जो कंटेक्स्ट होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का, जो कि किसी भी से एसोसिएटेड है, उसको सबसे पहले वेटिंग क्यू में स्टोर किया जाता है। मींस हमारे पास में 3 टाइप की क्यू मेंटेन हुई। एक हमारे पास में जॉब क्यू मेंटेन हुई, दूसरी हमारे पास में रेडी क्यू मेंटेन हुई और तीसरी हमारे पास में वेटिंग क्यू मेंटेन हुई। स्टूडेंट्स, प्रोसेसर जो होता है इन सारी की सारी क्यूज़ का यूज़ करता है, जिसकी हेल्प से प्रोसेस का टास्क फिनिश हो सके। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे टाइम्स आते हैं। रेडी से प्रोसेस रनिंग स्टेट में आएगी, रनिंग स्टेट से कंप्लीशन में जाएगी। तो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आने में जितना टाइम लगा वो क्या कहलाता है, वेटिंग टाइम कहलाता है। और रनिंग स्टेट से कंप्लीशन, जब तक कि उस प्रोसेस का टास्क कंप्लीट नहीं होता है, वो क्या कहता है, बर्स्ट टाइम कहलाता है। अराइवल टाइम, जब प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आती है। स्टूडेंट्स, द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स इनटू द रेडी क्यू इज कॉल्ड द अराइवल टाइम। वो टाइम जिस समय कोई जॉब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आती है, मींस उसकी स्टेट चेंज होती है, वो रेडी क्यू में आती है, वो जो टाइम होता है वो आपका अराइवल टाइम कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं बर्स्ट टाइम की। देखिए, बर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोसेस रनिंग स्टेट में आई, रनिंग स्टेट से लेके उसको अपना वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, वो बर्स्ट टाइम कहलाता है। The total amount of time required by the CPU to execute the process is called the burst time. This does not include the waiting time. इसमें आपका waiting time नहीं आता है। It is confusing to calculate the execution time for a process even before executing it. Hence, the scheduling problem based on the burst time cannot be implemented in reality. देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर हम एग्जीक्यूशन टाइम
को कैलकुलेट करें, देखिए वेटिंग का टाइम को भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें शेड्यूलिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बर्स्ट टाइम को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए वेटिंग टाइम को अलग रखा गया है और जो बर्स्ट टाइम है उसको अलग रखा गया है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद कंप्लीशन टाइम आता है, द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर्स इनटू द कंप्लीशन स्टेट। वह टाइम जिसमें कोई प्रोसेस एंटर करेगी कंप्लीशन स्टेट में, और हम ये कह सकते हैं द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन। वह टाइम जब प्रोसेस अपना वर्क कंप्लीट करती है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा कंप्लीशन टाइम है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है। देखिए बेसिकली टर्न अराउंड टाइम क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम spent by the process from its arrival to its completion is called turn around time। मीन्स जब प्रोसेस का अराइवल हुआ और जब प्रोसेस का टास्क कंप्लीट हुआ, ये जो टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक इलैप्स हो रहा है, ये आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। इसके बाद वेटिंग टाइम आता है। देखिए वेटिंग टाइम बेसिकली क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम for which the process waits for the CPU to be assigned is called waiting time। देखिए प्रोसेस रेडी स्टेट में है बट उसे CPU नहीं मिल पा रहा है, CPU का टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वेटिंग टाइम कहलाएगा। रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आने में जितना समय लगता है किसी प्रोसेस को, वो उसका वेटिंग टाइम कहलाता है। रिस्पॉन्स टाइम, अराइवल टाइम और टाइम एट विच द प्रोसेस फर्स्ट गेट्स द CPU इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि प्रोसेस जॉब क्यू से रेडी क्यू में आई और रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में गई, तो यहाँ पे जितना टाइम लगा वो हमारा रिस्पॉन्स टाइम कहलाएगा। देखिए रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में डिफरेंस है। यहाँ पर हम डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं वेटिंग टाइम में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।